गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़ा आ रहा है कार्य याद करने में। चलिए देखते हैं कि कितना कार्य आप कर सकते हैं, जो कार्य करते हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक रस्सी की सहायता से कोई क्रेन 5 kg के ब्लॉक को नीचे उतार रही है। यदि ब्लॉक का नीचे की ओर त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10 मीटर तक नीचे उतारने में रस्सी द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। सुनना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि कोई क्रेन है, वो एक रस्सी की सहायता से एक ब्लॉक को लटका लेती है। सपोज ये रस्सी है, क्रेन ने रस्सी पकड़ रखी ऊपर से, ठीक है, और ये 5 किलो का बॉक्स है, यहाँ से इसको बांध दिया है रस्सी द्वारा। रस्सी में कोई तनाव बल होगा, ठीक, और वो इस ब्लॉक को, सपोज एग्जाम्पल के लिए ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं यहाँ से उतार के नीचे रखना चाह रहा हूँ यहाँ तक। तो क्या किया मैंने, क्रेन ली, क्रेन का यहाँ पे कोई क्लिप टाइप नहीं है, यहाँ पे एक रस्सी लटकाई और हुक से इसको लटका दिया, और अब मैं इसको यहाँ से नीचे उतार रहा हूँ। तो कार्य ज्ञात करना है। तो सपोज ये यहाँ से नीचे की तरफ त्वरण a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है और d बराबर 10 मीटर तक इसको नीचे उतारना है। तो कार्य ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, कार्य का सूत्र क्या होता है सर? FD cos थीटा। बिल्कुल सही सोचा। बल कौन सा लेना है? वो बल लेना है सर, बल कौन सा लेना है? mg ले लो। अरे यार, कार्य कौन कर रहा है उसका बल लेना है। तो यहाँ पे कार्य जो कर रहा है वो रस्सी कर रही है, रस्सी द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। यानी कि बल जो है वो रस्सी में तनाव T1 लेना है। ओके सर, ठीक है, ले लेते हैं, परंतु T सर दे तो रखी नहीं है। तो NLM इसीलिए पढ़ा था ताकि आप इस स्थिति में T निकाल सको। क्या इक्वेशन लगाओगे कि नीचे की तरफ 5G बल लग रहा है, ऊपर तक तनाव T लग रहा है, लेकिन ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब रस्सी का तनाव कम है, तो नीचे जा रहा है तो 5G माइनस T। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिए, 5G माइनस T इज इक्वल टू MN, यानी कि 5 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो T बराबर क्या आ जाएगा? 5G प्लस 5 है। वैसे भी देख सकते हो, सॉरी पक्षांतर करूँगा तो माइनस जाएगा ना, तो T बराबर 5G माइनस 5 है, यानी कि 5 कॉमन लिया तो G माइनस है। अब सुनो, ये तो मैंने इस बार ये इतना पूरा वापस से लिखा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि लिफ्ट जब नीचे की ओर त्वरित होती है तो G माइनस है, त्वरण काउंट करते हैं, डायरेक्ट बोल सकता था ना। हाँ, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, ठीक है। खैर, कुल मिला के यहाँ पे तनाव T का मान निकाल सकते हो 5, G का मान 10, A का मान 2 है, तो T का मान कितना आ गया भाई? 8 × 40 मीटर। तो बल जो आ रहा है वो 40 न्यूटन आ चुका है। तो बल की जगह पहले मैं T लिखता हूँ, TD cos, खैर cos की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। कैसे पता पड़ा भाई 180 डिग्री? ध्यान से सुनिएगा, ये ब्लॉक जो है ये जा नीचे की ओर रहा है, D जो है वो सदिश डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि रस्सी का तनाव ब्लॉक पर लग रहा है वो ऊपर की ओर है। तभी तो T और mg ऐसे लिख रहे थे, अपोजिट बल। हाँ, तो इसलिए विस्थापन नीचे की ओर है, बल ऊपर की ओर है, तो दोनों के मध्य जो कोण है वो 180 डिग्री का है। अब बात समझ में आई आपको अच्छे से? पक्का? चलिए, तो बताओ T का मान कितना हो गया? T का मान कितना हो गया? अभी अपन ने सेपरेटली कैलकुलेट किया तो T का मान आया 40 न्यूटन। कहाँ है ये? 40 न्यूटन लिखा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। 110 क्यों है? एक्चुअली ये 4 था लेकिन मारकर चला नहीं, ठीक है, 40 न्यूटन है। T का मान आया 40 न्यूटन। D का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर और इंटू -1, cos 180 वैल्यू -1 होती है। तो W/T, T मतलब टेंशन बाई स्ट्रिंग, रस्सी का टेंशन कितना करा? -400 जूल। प्यारे बच्चों, आपको ऐसा लगेगा ये क्या लग रहा है? काम रस्सी ने बेचारे ने पकड़ के उतारा है नीचे और आप देखो काम कुछ हो ही नहीं, उल्टा माइनस में हुआ है। वास्तव में प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे तो वैसे गिर जाता है, गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है। रस्सी उसको धीरे धीरे नीचे रख रही ताकि टूट फूट नहीं हो जाए।
सुनना आराम से, रस्सी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसको नीचे ले जाए, जबकि अगर रस्सी टूट जाती तो गुरुत्वाकर्षण तो 10 की स्पीड से, सॉरी स्पीड नहीं, 10 के त्वरण से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिरा देता। तो सोचो ना, कहीं पे एक मार्बल ब्लॉक है और आसपास बस्ती बिल्कुल कहीं नहीं है, तो हम थोड़ी ना उसको उतारने के लिए क्रेन मंगा के आराम से उतारेंगे। मार्बल का ब्लॉक है, क्या मतलब ऐसे रफ पत्थर है जो अपने को चाहिए भी नहीं, लुढ़का देंगे, ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, क्यों उस पर मेहनत करें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, वो तो अपने को कोई कीमती वस्तु है तो उसके लिए अपन एक्स्ट्रा पेट्रोल खर्च करके उसको उतारेंगे, परंतु वास्तव में देखा जाए तो नीचे की ओर जाने में कार्य गुरुत्वाकर्षण ने किया है, तो रस्सी वाला कार्य जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि माइनस में क्यों आया। आगे बढ़ चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। अब सुनो, अब मैंने जैसे यहाँ एनएलएम का उपयोग करते हुए ये काम किया, अब जरूर नहीं कि एनएलएम और फ्रिक्शन के काम चलेगा, आपका 1D 2D सब चल सकता है यहाँ पे। कैसे कि आपको बल डायरेक्ट दे ही नहीं, बल आपको अलग से निकालना पड़ जाए, फिर कैसे करोगे? मतलब सर समझ नहीं आ रहा है। अरे अभी समझ में आएगा, देखो क्या बात कर दी आपने। ये लो 2 मीटर जाना है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर जाना, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40, अभी आपको समझना है, देखना। क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है कि 3 kg द्रव्यमान के एक कण पर नियत बल लग रहा है, नियत बल लग रहा है। 3 किलो का द्रव्यमान है, उस पर नियत बल लग रहा है, जिससे उसका विस्थापन S समय t पर निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। विस्थापन या फिर मैं स्थिति बोलता तो अच्छा रहता, जिससे उसकी स्थिति S समय t पर निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है। प्रथम 3 सेकंड में उस पर लग रहे बल द्वारा कार्य ज्ञात करो। ये लो, अब न बल है न विस्थापन, पता नहीं क्या दे दिया। अच्छा, निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है, उसके बाद निम्न प्रकार तो कुछ लिखा ही मैंने, तो काम करो यहाँ पे एक समीकरण डालो, S बराबर 3t प्लस 60 स्क्वायर, S बराबर 3t प्लस 60 स्क्वायर। और उसके बाद प्रश्न है कि प्रथम 3 सेकंड में उस पर लग रहे बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। अब लफड़ा सुनेंगे अच्छे से कि कार्य का सूत्र होता है F इंटू डी, F इंटू डी होता है, लेकिन लफड़ा यह है कि बल कहाँ है। तो बल के लिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, क्या बल F बराबर ma होता है? F बराबर ma वो तो होता है सर, F तो दे रखा है 3 किलो, लेकिन त्वरण A कहाँ है? एक बात बताओ, चूंकि S बराबर दे रखा है 3t प्लस 60 स्क्वायर, तो बताओ V कैसे लाया जा सकता है? हाँ सर, बहुत सारे सोच रहे सर दूरी है, चाल का तरीका होता है दूरी बटा समय कर दो। अरे नालायक हो, कैसे करते हैं? ds/dt अवकलन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 3 प्लस 12t। अवकलन करना आता है कि ये भी भूल गए हो? तो ये आया मेरे पास v। अब v से त्वरण कैसे लाओगे? तो मैंने हिंट दिया, जैसे s से v गया तो v से a कैसे जाते हैं? 1d, याद करो, a लाने के लिए dv/dt करते हैं। अच्छा हाँ सर, याद आया। तो 3 का अवकलन संख्या है तो 0 हो जाएगा, 12t में अवकलन बचा 12, तो a का मान आया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो, जैसे a आया तो F बराबर ma, m है 3, 12 × हो गया, ये हो गया 12 दिया 36 न्यूटन का बल लग रहा है, 36 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आप एक काम करो, सॉल्यूशन की शुरुआत इधर ही लिखो, पहले F लिया फिर यहाँ मान रखेंगे अपन, ठीक है। अच्छा एक लफड़ा और है, F तो लिया, लेकिन S के बारे में क्या बात करनी है? तो भाई विस्थापन के लिए मैंने आपको कुछ लिखा था, याद नहीं होगा, शायद आप भूल गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। मेरा नाम तो याद है ना, क्या है? जेम्स टॉड तो नहीं है भाई। बल आ गया है, विस्थापन लाना है, कैसे
0 पर प्रारंभिक स्थिति एस इनिशियल क्या आएगी, तो 3 × 0 + 6 × 0 का स्क्वायर, तो मान लो आया 0 मीटर, 0 मीटर, ओ मीटर नहीं है 0 मीटर। टी बराबर प्रथम 3 सेकंड का मतलब हुआ 0 से 3 सेकंड, तो टी बराबर 3 सेकंड पर एस फाइनल कितना आएगा, तो 3 × 3, ये जो टी वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये मान रखना और कुछ नहीं कर रहा हूँ, टी का मान रखना, प्लस 6 × 3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 प्लस 9 छक्के 54 और 9 54 63 मीटर है। तो विस्थापन का क्या सूत्र है सर, ये चल क्या रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, जाओ वंडी खोलो। विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति किया था, वहां पे मैंने x ले लिया होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, या r लिया होगा, r फाइनल माइनस s r इनिशियल वेक्टर में लिया होगा बराबर s, परंतु ये 1D मोशन टाइप चल रहा है, इसलिए एक ही बार में विस्थापन s या विस्थापन d बोल दो। विस्थापन d का सूत्र क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम स्थिति है 63 मीटर पर, प्रारंभ में 0 पे था, आंसर आया 63 मीटर। अब आपको बात करनी है कार्य के बारे में, तो कार्य का अब लास्ट में सूत्र लगाओ, कार्य बराबर बल × विस्थापन। सर 1 मिनट बताओगे, सर रुकना, सर बताना, सर जाना मत बात के, cos थीटा भी था, उसका क्या हुआ, यस बहुत अच्छी बात है, ये सोचना चाहिए आपको। बल तो आया 36 न्यूटन, विस्थापन आया 63 मीटर, cos थीटा की वैल्यू 0, ये हुआ यार सर कहीं दिखा नहीं, इसका मतलब 0 ले लिया। अब सुनना, प्रारंभ में ये कण का क्या था बताओ, 0 मीटर में था, और वेग की बात करूं, अगर मैं वेग की बात करूं मैं, अच्छा यस मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा फिर तो, कि एक विमी गति कर रहे कण के ऊपर ये बल लग रहा है, तो एक विमी गति कर रहा मतलब एक ही दिशा में जा रहा है वो, और त्वरण का मान माइनस में नहीं आया, इसका मतलब त्वरण ही है वो, मंदन नहीं है, विपरीत नहीं है। तो फिर यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कि एक दिशा में गति करते, एक ही दिशा में गति करते कण, गति करते 3 kg द्रव्यमान के एक कण पर नियत बल लग रहा है, इस प्रकार से चलेगा। यानी कि प्रश्न में उसको देना पड़ेगा, और अगर प्रश्न नहीं दिया और आंसर 0 डिग्री से आ रहा है, इसका मतलब प्रश्न देने वाले की गलती है, बाकी इसे मान के काम ही चलता है, ठीक है। जैसे मेरी गलती है, मैंने नहीं दिया, सही बात है। तो इनका गुणा तुम करो यार, गुणा बाद में सिखाऊंगा क्या तुमको, पढ़ो नोट कर लिया होगा आपने, ऐसी चीज समझ नहीं ना। तो देखो कार्य के लिए तो फिर सिंपल है, बल विस्थापन कोण, 3 चीजें चाहिए, बल इतना विस्थापन इतना गुणा क्या इनटू जो भी कोण है उसका cos थीटा, दैट्स ऑल डन। अब उसमें बल निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 वाला आप करोगे क्या, श्योर? बताओ ना यार, देखते हैं आप करते हो या नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कण का वेग v समय t पर या समय t पर निम्न समीकरण से निम्न समीकरण के रूप से निर्भर करता है, ठीक है। v बराबर समीकरण दे दूं मैं 2t, जहां t सेकंड में है और v जो है वो मीटर पर सेकंड में है। खैर इतना नहीं लिखो तो चलेगा, यहां तो प्रश्न में पूरा लिखा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रथम 2 सेकंड में कण पर लग रहे बल द्वारा ब्रैकेट में क्वेश्चन ये है, प्रथम 2 सेकंड में कार्य की गणना करो। अब कार्य कर कौन रहा है, तो ये बता दिया, कण पर लग रहे बल द्वारा कार्य कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ओके सर,
हम अभी पता कर लेते हैं। कैसे पता करूँ बेटा? सर v दे रखा है, तो v जैसे दे रखा है हम फलन a ले आएंगे। कैसे लाओगे? अरे dv/dt कर लेंगे सर। 2t में से t का 1 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल F बराबर क्या होता है? ma होता है सर। m का मान क्या है? हाँ m तो दिए ही नहीं, यहाँ लिख लो m बराबर 7 kg। ठीक है, वो देगा। हाँ, ऐसा नहीं कि अधूरा है तो वो फिर कुछ भी मान लेगा, नहीं मान सकते, वो देगा। नहीं दे रहा फिर वो डेटा अधूरा है, अपन क्या करें? तो 7 × 2 तो मेरे पास आ गया 14 न्यूटन का बल आ गया है। अब इसका तो मिसला यार, ये थोड़ा मामला टेढ़ा है। अरे टेढ़ा क्या है? v से तुम्हें a निकालने के लिए अवकलन किया, तो v से समाकलन करके अपन क्या निकाल सकते हैं? स्थिति या विस्थापन निकाल सकते हैं। अच्छा यार सर, ये तो गजब की चीजें हैं, इसीलिए वंडी को पहले पढ़ा है वैसा ना, ऐसा थोड़ी कि बाद में पढ़ सकते थे वंडी। इसीलिए सिलेबस जब चेंज होता है तो बायोलॉजी में तो कितना ही हेरफेर हो जाता है। 12 की चीज़ें सारी 11 में आ जाती है, 11 की चीज़ें 12 में आ जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, फिजिक्स में ऐसा होता ही नहीं है और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप 11 की सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे 12 में काम मज़ा नहीं आएगा। मज़ा क्या आएगा? समझ में नहीं आएगा। तो 11 नहीं है, इसलिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि वाह इस साल तो ये ऐसे मज़े मार लेते हैं, अगले साल अच्छा पढ़ेंगे। नहीं पढ़ पाओगे, अभी तुम बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे। तो सोचो ना, जिनको ये चीज़ें नहीं आ रही, अवकलन करना नहीं आ रहा है, और जिनको अवकलन करना फिर भी ठीक है देख ले, लेकिन पता नहीं है कि अवकलन क्यों किया, उनका तो गया। इसलिए अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, अभी भी ज़्यादा बिगड़ी नहीं बात। हाँ, तो v से a जाने के लिए अवकलन करते हैं, और v से x जाने के लिए, पीछे की तरफ s जाने के लिए समाकलन करते हैं। तो ध्यान से देखना, चूंकि मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, v बराबर होता है dx/dt, या फिर dx/dt होता है v, तो यहाँ से मेरा इसलिए dx बराबर आ जाएगा v dt। तो समाकलन करके मेरा विस्थापन आने वाला है। विस्थापन कहाँ से कहाँ तक लूँ? x1 से x2 तक इसकी स्थिति है। समय कहाँ से कहाँ तक लूँ? देखो dt है, dx है, dx है मतलब x की सीमा लिमिट, और dt है तो t टाइम की सीमा प्रथम 2 सेकंड में, यानी कि 0 से 2 सेकंड तक की बात कर रहे हैं। खैर dx का समाकलन क्या होता है? तो वो x होता है, x1 से x2 तक। और v पे यहाँ पे बाहर ले लो क्या? अरे मर्जी से क्या बाहर ले लेते हो? हाँ, तुम्हारे घर का राज चल रहा है कि जब देखो किसी को बाहर निकाल देते हो? हाँ, ऐसे नहीं। v का मान क्या देता है? मान लो कोई संख्या होती है तो वो नियतांक होता तब बाहर होता है। यहाँ पे संख्या नहीं है, 2t है, तो ये नियतांक नहीं है, तो 2t पूरा रखेंगे। अब इस पूरे में से 2 जरूर आप बाहर ले सकते हो, ये आपका अधिकार है, और ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप इसको लेके रहोगे बाहर। है ठीक है। तो बताओ t का समाकलन क्या होता है? बहुत सारे कह रहे 1। अरे भाई 1 तो अवकलन होता था, समाकलन जो होता है वो t² 2 होता है। घात एक जुड़ती और नई वाली घात बटा में आती है। खैर, ये सीमा का मान रख दो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2, ये हो जाएगा मेरे पास t² 2, 0 से 2। अब सीमा रखना तो आपको आते होगा, फिर मैं 2 से 2 अभी काट देता हूँ। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 4 मीटर। अब एक बात बताओ, x2 माइनस x1 ऑलरेडी विस्थापन d है। क्यों? क्योंकि अंतिम सीमा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इसी को तो विस्थापन कहते हैं, वो आ गया 4 मीटर। और ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक नोट लिखा है, t बराबर 0 पर v बराबर 2t है ना, तो वो 0 है, अर्थात वस्तु प्रारंभ में विराम में थी। t जब 0 रखूंगा तो t 0 रखूंगा तो वेग 0 आया। वेग 0 का मतलब क्या है? उसकी स्पीड 0 का मतलब क्या है? रुका हुआ है। रुके हुए पर आप इधर बल लगाओगे तो उधर जाएगा, उस तरफ बल लगाओगे तो उस तरफ जाएगा, ऊपर बल लगाओगे तो ऊपर जाएगा। मेरे को कोई आगे धक्का मारेगा तो जैसे जोरदार धक्का मारेगा तो थोड़ी कि मैं ऊपर उछल जाऊंगा या फिर मैं उधर गिर जाऊंगा। जोरदार धक्का मारेगा, अगर पीछे सपोर्ट है तो मैं कहीं नहीं गिरूंगा, लेकिन सपोर्ट नहीं है तो इस दिशा में बल लगाऊंगा, उस दिशा में, उसी दिशा में गिरूंगा। कोई इधर से यूं धक्का मारेगा मेरे को अचानक से मैं तैयार भी नहीं हूँ उसके लिए, जोरदार धक्का मारेगा तो मैं इस तरफ से गिरूंगा। तो रुकी हुई वस्तु पर जिधर बल लगेगा वो उसी दिशा में गति करेगी। इसका मतलब क्या, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? उसी दिशा में गति करेगी मतलब उसका विस्थापन उसी ओर है जिधर बल लग रहा है। अब मैंने भले कोण दिया नहीं है, परंतु ये एक दिशा आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। जैसे कि रुकी हुई बॉल को छोड़ा तो गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है, देखो ये नीचे ही गिरेगी और कहीं नहीं जाएगी।
परंतु अगर मैंने किसी v वेग से टेढ़ी दिशा में फेंक दिया और अब बल दूसरी दिशा में लग रहा है तो इसका पथ बदल जाएगा, परवलयिक पथ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रारंभ में वस्तु विरामित थी, अतः बल लगने पर यह बल की दिशा में ही गति करेगी। तो जिधर बल उधर ही विस्थापन हो जाएगा, में ही गति करेगी। तो आपका जो गति करेगी, तो जो बल का सदिश है वो समांतर हो जाएगा विस्थापन सदिश डी के, यानी थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। लो भाई, एफ है, डी है, थीटा है, मामला सलट गया। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। कॉस 0 के लिए होती है 1, 0 मत कर देना सर, 0 डिग्री का आंसर 0 ही आ गया। ना ना ना, थीटा नहीं, कॉस थीटा। कॉस 0 के लिए होती है 1, तो 1 का मतलब जो एफ इंटू डी आएगा वही, तो 14 इंटू 4 कर दो, तो डब्ल्यू का आंसर आ जाएगा 56 जूल। ठीक है, 56 इंच का सीना, कुछ याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, किसका है? मेरा तो नहीं है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने, हाँ मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और ले लेते, अच्छा रहेगा। देखते हैं आपको कितना अभी तक याद है। किसी कण का वेग v उसकी स्थिति x पर निम्न रूप से निर्भर करता है। कैसे करता है भाई? तो v समीकरण दिया हुआ है 2√x। ये क्या हुआ भाई? तो आपको बोला गया है इस पर लग रहे बल द्वारा इसे 5 मीटर तक विस्थापित करने में W कार्य कितना होगा यदि इसका द्रव्यमान जो है वो 3 किलोग्राम है। अब फंस गए आप, और क्या करें यार? अरे क्या करना, वेग दे रखा है आपको, बल चाहिए, बल है ही, कार्य के लिए बल और विस्थापन चाहिए, बल है ही, तो बल कहाँ से लाओगे? बल लाने के लिए त्वरण चाहिए, F बराबर m है। अब त्वरण कहाँ से लाए? तो v दिया हुआ है सर, dv/dt कैसे करें? इधर तो t दिया ही नहीं है, तो सोचो ना कि v का फंक्शन जब t में दिया हो तो dv/dt करके त्वरण आ जाता है, परंतु v का फंक्शन x में दिया हो तो सर हम एक काम कर लेते हैं, x में दिया तो dv/dx ही निकाल लेते हैं। परंतु क्या dv/dx त्वरण कहलाता है? क्या कहलाता तो नहीं है सर, तो फिर निकाला क्यों बताओ? फटाफट लगाओ दिमाग जल्दी से, भूल गए क्या तुम लोग? 2 बताओ, √x का अवकलन क्या होता है? अरे बोलो जल्दी, अरे तुम नहीं बोलोगे यार। हाँ सर, हम बोले भी तो कैसे? कैमरा जब चल रहा था तब हम नहीं थे, और अब जब हम देख रहे तब आप नहीं हो। अरे भाई, √x का अवकलन याद रखना था, मैंने बोला था, जाओ रिवाइज करके आओ। 1/2√x, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास dv/dx का मान आया ओनली 1/√x। खैर, ये dv/dx आया, पर मुझे तो त्वरण लाना है, तो याद करो त्वरण a बराबर, हाँ जो बोल रहे हैं मन में वो सही बोल रहे हैं, v इंटू dv/dx होता था। हाँ वो किसी से अब याद आया, अच्छा हाँ कुछ होता था, और किसी से लग रहा है ये क्या, ये तो पहली बार देख रहे हैं, पढ़ लो थोड़ा बहुत है ना। v बराबर है 2√x और dv/dx अभी आया 1/√x। √x से √x भी कट गया, त्वरण a का मान आ गया 2 मीटर/सेकंड²। तो बल कैसे लाए सर? अरे यार तुम भी क्या माता खाता रहते हो। हाँ बल कैसे लाना है? बल F बराबर mm, हाँ F बराबर mm में m दे रखा है 3 किलो, a आ गया 2 मीटर/सेकंड², 3 2 जा 6 न्यूटन बल लग रहा है। बल F आ गया 6 न्यूटन। सर त्वरण तो ये आ गया, परंतु बताओ ना जरा कि अब हम ये कैसे लाए, विस्थापन कैसे लाए? विस्थापन में सर ये v आ जाएगा, सब मामला उल्टा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको 5 मीटर तक विस्थापित करने में कार्य पूछा है, ये देख लो साफ साफ लिखा हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। तो क्या करोगे आप? 5 मीटर का तो विस्थापन है ही है, तो कार्य W बराबर F D
cos थीटा। ध्यान से सुनना, जब विस्थापन x का मान 0 होगा तो v का मान भी 0 होगा, यानी कि प्रारंभ में रेस्ट है तो बल इसके समानुपाती हो गया है, समांतर हो गया, इसलिए cos की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और बल का मान कितना है 6 न्यूटन और विस्थापन कितना है 5 मीटर, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 5 के 30 जूल। तो समझ में आया? मैंने एक तरीके से कार्य ऊर्जा शक्ति में से कार्य तो रिवाइज करवा ही नहीं रहा, कार्य का क्या देखा तुमने, बल इंटू विस्थापन, बस, और वही चल रहा है कंटिन्यू। मैं फिर से रिवीजन किसका करवा रहा हूँ, एक तरीके से भी देखो तो 1D वाले प्रश्नों का, कैसे a इज इक्वल टू dv/dt आता है, कैसे x इज इक्वल टू v dt का इंटीग्रेशन आता है, कैसे a की वैल्यू जब v की वैल्यू x में दे रखी हो तब वापस से v dv/dx आता है। मैं ये क्यों करूँ? हाँ, अब मैं नहीं करूँगा, बस ये हो गया बहुत। तो ये प्यारे बच्चों अपन ने सारा खेल देखा, 16 प्रश्न कर लिए अपन ने, लेकिन एफ डी cos थीटा में f का मान जो देखा, आप सारे प्रश्नों को फिर से देखो। बल का मान है सारा 6 न्यूटन, 6 न्यूटन है तो फिर 6 न्यूटन ही है। अब हम देखेंगे बल मान लो 6 न्यूटन या 5 न्यूटन जो भी है, फिक्स नहीं हुआ, तो थोड़ी देर पहले 6 न्यूटन था, बाद में 7 न्यूटन हो गया, फिर 0 हो गया, कभी पता नहीं क्या हो गया, कभी माइनस में हो गया। यानी कि हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो एक नियत बल, एक फिक्स मान, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू के फोर्स के लिए अपन वर्क निकाल लेते हैं, और अगर बल परिवर्ती हुआ, कांस्टेंट नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। तो कार्य ऊर्जा शक्ति का एक फर्स्ट पेज देखो, पहले ही दिन का मैंने लिखा था, फर्स्ट पेज या हो सकता है आपके दूसरे पेज पे चला गया हो, कि परिवर्ती बल हो तो एफ डी एक्स समाकलन करते हैं, तो हेडिंग डालेंगे आगे, परिवर्ती बल द्वारा कार्य की गणना, परिवर्ती बल हेतु कार्य की गणना। परिवर्ती बल हेतु कार्य की गणना। सूत्र वैसे मैं लिखवा चुका हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप चाहो तो लिख सकते हो। ये सूत्र होता था समाकलन ऑफ एफ डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, राघव हो गया, माधव ले लेते हैं अपन। माधव एक बॉक्स पर बल F बराबर 2x - 3 लगा रहा है। प्रथम 2 मीटर खींचने में राघव द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ज्ञात करो। बल है, लेकिन क्या ये बल फिक्स है क्या? देखो x का मान जब 0 होगा तब बल का मान कुछ अलग आ जाएगा, x का मान 1 होगा तो बल का मान कुछ अलग आ जाएगा। यानी कि x जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, x मतलब उसकी स्थिति, जैसे जैसे वो आगे खींचता जा रहा है बल का मान चेंज होता जा रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे, सॉल्यूशन देखना। क्योंकि बल बराबर नॉट कांस्टेंट नहीं है, ऐसा थोड़ी है ये 10 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 5 न्यूटन, कुछ फिक्स नहीं है। लो फिर क्या कर लोगे आप? फिर आपको क्या करना होगा, बल एक कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वर्क के लिए एफ डी cos थीटा नहीं लगाना होगा, आपको ऐसे करना होगा एफ डॉट डी एक्स, ऐसे करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और डी एक्स है तो सीमा या लिमिट जो लगेगी वो x की लगेगी। देखो प्रथम 2 मीटर यानी कि x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 तक, ये लिमिट सीमा चल रही है, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, f का मान क्या देखा है 2x - 3 इंटू डी एक्स, 0 से लेकर 2 तक। आप बोलोगे सर कि डॉट प्रोडक्ट का था वो cos थीटा कहाँ गया? मैं बता रहा हूँ, ये x अक्ष की ओर ही जा रहा है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो बल लगा रहा है x अक्ष की ओर प्रथम 2 मीटर तक खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसका समाकलन करना तो आपको आते होगा। सर हम भूल गए, अरे यार ये मैं क्यों बताऊँ कि 2x का समाकलन जो होगा वो 2x²/2 होगा, -3 का समाकलन 3x हो जाएगा, और लिमिट 0 से 2 है, इसमें से 2 से 2 कट गया, 2 का मान रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2, ये तो आया 2 के लिए, और -0 के लिए लिखोगे तो वो 0 ही आएगा दोनों बार, तो 4 - 6 तो -2 जूल आंसर आएगा। समाकलन को मैं फटाफट ही बोलूँगा, क्योंकि देखो ये आपकी गणित है, ये मैं क्या बताऊँ, मैं बता चुका, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता आपसे। हाँ, बता रहा हूँ जो मेरे भलमन साथ है, मैं चाहूँ तो यहाँ तक लाके बोल दूँ, आगे तुम करते रहो, तुम्हारा जानो तुम्हारा काम जानो। खैर, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगर इसी प्रकार से मैं बात करूँ
कि क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा और एडवांस ले लेता हूँ मैं, है ना। एडवांस क्या है, मतलब थोड़ा सा एक लेवल अप कर देते हैं कि राघव, माधव, केशव किसी वस्तु पर बल F बराबर, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, टू एक्स आई कैप माइनस 3y प्लस 5j कैप बल F बराबर लगा रहा है। तो बताइए बिंदु P 1,2 से बिंदु Q 3,1 तक खींचने में, तक विस्थापित करने में कार्य का मान कितना होगा। ओहो, अब तो मजा आने वाला है सर। ये क्या आ गया, आप वेक्टर भी लेके आ गए। आप इतनी देर तो बेसिक मैथ्स चल रही थी, अवकलन समाकलन, अब ये आ गया वेक्टर का आई कैप जे कैप, हम कैसे करें। अभी मैंने बोला था ना कल आपको रिवाइज करना है वेक्टर, हाँ पूरा करना ही आपको, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो आप तो मेरे को एक बात बताओ, W बराबर सूत्र क्या था। अब आपको यूँ लगेगा सर आप कभी तो F डॉट डी एक्स करते हो, कभी आप F डॉट डी आर कर लो, ये माजरा क्या है। तो सुनना, एक ही अक्ष की ओर विस्थापन हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, x अक्ष की ओर, तो डी आर की जगह मैंने डी एक्स ले लिया। परंतु 2 मिनट के लिए सोचना, अगर किसी का स्थिति सदिश R लिखूँ मैं 3D में, तो कुछ x भी होगा, कुछ y भी होगा, कुछ z भी होगा। और अगर 2D में लिखूँ तो x i कैप प्लस y j कैप, ये पढ़ा था कि पढ़ा था। उसी प्रकार से जब डी आर लिखूंगा तो वो कुछ x में भी है, कुछ y में भी है। तो सर उसका भावार्थ क्या निकला, भावार्थ ये निकला कि आपको सीधे सीधे बल का तो मान रखना है ये वाला कि 2x i कैप माइनस 3y प्लस 5j कैप डॉट F डॉट डी आर। डी आर के लिए मैं क्या करूँ, ध्यान सुनना, dx i कैप प्लस dy j कैप। ऐसे करना पड़ेगा सर, जैसे कि r होता था x i कैप प्लस y j कैप 2D में, तो डी आर क्या हो जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप। सिंपल। चलो डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा, आई होप, हाँ आता तो है सर। आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होके ये 2x dx हो जाएगा। सर आई कैप कहाँ गया, जा पड़ गया, आई कैप कहाँ गया बताओ ना। और आई डॉट आई तो 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर नंबर आता है केवल, फिर से आई कैप मत लगा देना, वो सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं। और ये माइनस यहाँ ले लिया, a प्लस बी का एक साथ समाकलन करना हो तो नियम नंबर 2 सिखाया था कि दोनों को अलग अलग कर दो समाकलन में। दिमाग घूम रहा है सर, अभी कुछ याददाश्त ताज़ा हो नहीं रही है, और आप हो कि बस धड़ाधड़ पढ़ाए जा रहे हैं। dx मतलब x की सीमा रखनी है, ध्यान से सुनना। बिंदु P है, ये है x1 y1, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पेंसिल से लिख देना। और बिंदु Q है वो है x2 y2। तो सीमा जो है वो केवल और केवल x की रखनी है, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो x कोऑर्डिनेट में बिंदु 1 से अपन 3 तक जा रहे हैं। हाँ बहुत सारे 1 से 2 लिख देते हैं, इसको y लिख देते हैं 3 से 1। ना 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 ना, ये x1 है जो कि बाद में 3 हो गया, ये y1 है जो कि बाद में 1 हो गया। तो ये y1 कितना है 2 और y2 कितना हो गया 1। अब मामला सेट हुआ है आपका। चलिए बताइए 2x का समाकलन क्या आएगा, ये समाकलन करना आपका काम है। जैसे x स्क्वायर बटा 2 आएगा, बटा 2 से बटा 2, ये ऊपर वाला 2 कट जाएगा, ये होगा ओनली x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 से 1 या 1 से 3 ऐसे बोलते हैं, ऐसे 1 से 3 तक। और 3y, तो इसका आंसर होगा 3y स्क्वायर बटा 2, और केवल 5 है तो प्लस 5, सिर्फ बटा 2 है ना, बटा 5 नहीं है। और 2 से ये कोई बात नहीं सर, देख लेंगे हम भी कि आपने हमारे साथ में दिया, धड़ाधड़ पढ़ाए जा रहे हो। 3 का मान यहाँ रखो, क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, एक बार 1 का मान रखो तो भाई 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 3 इंटू 1 1 ही रहने वाला, तो 3 बटा 2 प्लस 5। 5 में भी समाकलन के 5 भाई होगा, ये ध्यान, मैंने गलती से गलत लिख दिया तो आप
अपना गलत ना करें। फिर 2 का मान रखूंगा, ध्यान से देखिएगा, 2 का मान रखूंगा तो माइनस, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी करनी होती है, जैसे कि 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या दिया वैसे। तो अब 2 का मान रखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, और 4 दिया 12, 12/2 कितना हो गया 6, प्लस 2, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। समझ में तो आ रहा है मैं कैसे कैसे मान रख रहा हूँ जो, हाँ किसी किसी को तो ये लिखे हुए मैं 5 में लिख रहा हूँ तो उनकी बत्ती गुल हो रही है, क्या चल क्या रहा है, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है। खैर ये कौन सोल्व करेगा, ये तुम सोल्व करोगे, 9 - 1 हो जाएगा 8, ये जरा देखना तो 5 दूनी 10 और 3 13/2 माइनस 16, जरा देखो तो ये हो गया 8, ये कितना हो रहा भाई 13/2, 6.5 हो रहा है 6.5, तो 16 में से 6.5 गया तो 9.5 माइनस का बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17.5 जूल आंसर आएगा। देख लेना मैंने गड़बड़ की है तो तुम जानो तुम्हारा काम जाना, मैं ये सिखाने थोड़ी बैठा हूँ कि जोड़ कैसे करते हैं बाकी कैसे करते हैं, पढ़ो यार चलो, मैं तो ये बता ही नहीं रहा, चलो बंद करो इसको, यहाँ तक लिमिट रखना ये सब मैं क्यों सिखाऊँ, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, हाँ मैं ये सिखाऊंगा फिर आगे की चीज़ें कब पढ़ेंगे, अगर बहुत पढ़ना है, बहुत लंबी यात्रा करनी है, थोड़ी ना भी वापस से 5 छठी की चीज़ें पढ़ूंगा कि बेटे जोड़ ऐसे करते हैं, पहले लघुत्तम लेना चाहिए, बस जो यहाँ से चलो। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, हरि किसी स्प्रिंग को मूल लंबाई से x मीटर तक खींचता है, यदि स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंग कांस्टेंट k हो तो उसके द्वारा किया गया उनके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो, ठीक है। सुनना, अब आप सुनना, बच्चे जल्दी क्या करते हैं, सर बल F बराबर kx होता है, बहुत सही बेटा, विस्थापन 0 से x तक हो रहा है, मूल लंबाई से x मीटर तक खींच लिया तो विस्थापन x हो गया कि नहीं हो गया, भाई एक स्प्रिंग है, सुनना ये L लंबाई की स्प्रिंग है, यहाँ पे एक बल लगाया और इसकी लंबाई कर दी L + x, तो विस्थापन कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो इसको खींचा वही तो इसका विस्थापन है d = x, और जिधर खींचा है उधर ही तो अपन ने बल लगाया है, तभी तो खींची गई है इस दिशा में, तो सर F ये है, विस्थापन d जो है वो x है, तो क्या मैं F × d cos 0 = kx × x = kx² लिख दूँ क्या वर्ग, बेटा ये गलत है। सर ये गलत कैसे है, ध्यान से सुनना, कभी आपने महसूस किया स्प्रिंग जब खींचते हैं तो शुरू में अपने को बहुत कम बल लगाना पड़ता है, 0 ही मान लो, फिर जैसे जैसे खींचते जाते हैं जैसे जैसे बल भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि बल F का सूत्र आ रहा है F = kx, जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा बल का मान भी बढ़ता जाएगा, तो ये परिवर्ती बल है, यूँ नहीं बस ऐसे डायरेक्टली गुणा कर दिया आंसर आ गया और खुश होते आ रहा है, फिर देखा तो माइनस मार के और फिर रो रहे अरे आंसर में क्या मिस्टेक कर रहे, इसलिए थोड़ा सा देखना कि बल जब तक अच्छे से कांस्टेंट नहीं दिख जाए तब तक F × d × cos थीटा वाला सूत्र न लगाए, समाकलन का सहारा लें, वो उसका क्या सहारा सर, वही तो हमारी डूबती नाव लगती है। चलिए देखेंगे, स्प्रिंग को खींचने हेतु स्प्रिंग बल की आवश्यकता होगी, स्प्रिंग बल की आवश्यकता होगी, तो स्प्रिंग बल के तुल्य, स्प्रिंग बल के नहीं, स्प्रिंग बल के तुल्य बल की, भाई एक्चुअली हम स्प्रिंग तो वही की वही है, हम उसको उठा कर कहीं ले जा नहीं रहे, फिर बल क्यों लगाना पड़ रहा है, एक्चुअली हम उसको जब खींचना चाहते हैं तो स्प्रिंग भी अपने आप को वापस से सिकोड़ना चाहती है, छोड़ दो वापस से पहले जैसी हो जाती है, तो जो स्प्रिंग जितना बल लगा रही उतना बल अपने को उधर लगाना पड़ेगा तब जाके वो खींचेगी, उससे ज़्यादा लगाओ तो और अच्छा, लेकिन एटलीस्ट उतना तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो जो अपन बल लगा रहे हैं वो होगा स्प्रिंग बल के x, और ध्यान से देखना चूंकि F कांस्टेंट नहीं है, परिवर्ती है, x पर निर्भर है, x जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा F भी बढ़ता जाएगा, तो x नियतांक नहीं है, अतः W जो है वो F dx हो जाएगा, और जिधर हम खींच रहे हैं उधर ही तो हम बल लगा रहे हैं, उधर से वो स्प्रिंग लंबी होती जा रही है, तो समान दिशा में होने की वजह से cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा कहाँ से कहाँ तक खींचना है,
तो आप बोलोगे सर एल से एल प्लस एक्स तक खींचना है। नहीं प्यारे बच्चों, एक्चुअली खींचना जो था वो 0 मीटर से खींचना था। ऑलरेडी उसकी लंबाई उसको अपन ने नहीं खींचा, वो तो उसकी ओरिजिनल लंबाई है। हमने 0 मीटर से खींचना शुरू किया तो x मीटर तक खींचा, तो 0 से x लगेगा। अब क्या करूँ, इसको बाहर निकाल दूँ क्या? फिर से वही बात, आपकी मर्जी से बाहर मत निकालिए। यह बल नियतांक नहीं है कि बाहर निकल जाए। तो बल कितना होता है? अभी भी तो लिखा बल F बराबर kx होता है, तो kx रखा। ओके सर, तो सर इससे बाद आंसर क्या आएगा? अरे भाई k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, बल नियतांक k है। अच्छा नियतांक है तो सर बाहर भगा दें, भगा दो। अंदर क्या बच गया? x का समाकलन क्या होता है? x स्क्वायर बटा 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है? 0 से x तक। 0 रखोगे तो वही आएगा, x से रखोगे तो वापस ये आएगा। तो w बराबर आएगा kx स्क्वायर बटा 2, यानी कि हाफ kx स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे प्यारे बच्चों, इसको रट लेना। और आगे हम इस पर ढेर सारी चर्चा करेंगे, अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना टेंशन लेने की। इस पर तो समझ लीजिए बहुत अच्छी खासी अपन मेहनत करेंगे, ठीक है। खैर अभी ये याद कर लेना, आगे बढ़ चलें। चलिए अब अपन क्वेश्चन बहुत हो गए, परिवर्ती भी आप समझ गए हैं, समाकलन करना है, बाकी वे है बिल्कुल सेम टू सेम। अपन कुछ नई चीज़ पढ़ लेते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे, संरक्षित तथा असंरक्षित। अरे ये क्या बात है, कभी आप पढ़ाते हो समांतर बल प्रति समांतर बल, कभी लंबवत बल, कभी आप कहते हो कि संपर्क बल असंपर्क बल। ये कौन सा बल है? सुनो, इसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। संरक्षित तथा असंरक्षित बल क्या होता है, ठीक है। लिखेंगे, कार्य के आधार पर बल के 2 प्रकार हैं। बल के ये 2 प्रकार हैं, कौन से? एक संरक्षित और एक असंरक्षित। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। और वो संपर्क और असंपर्क किसके आधार पर है? एप्लीकेशन के आधार पर। संगामी बल एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट के आधार पर, किस बिंदु पर बल लग रहा है उसके आधार पर। एक ही बिंदु पे लग रहा है तो संगामी बल, अलग अलग बिंदुओं पे लग रहा है तो असंगामी बल। एक ही समतल में काम करे तो समतलीय बल, अलग अलग समतल में काम करे तो स्थिति के आधार पर समतलीय असमतलीय, बिंदु के आधार पर संगामी असंगामी, लाइन के आधार पर सरेखी समांतर प्रति समांतर या फिर असमांतर। तो ये बहुत सारे बल हो सकते हैं। अब इसमें अपन पढ़ते हैं कि संरक्षण का मतलब होता क्या। एक बात बताओ, संरक्षण का नाम सुना आपने? हाँ सर, वन संरक्षण, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, ये सब पढ़ा है। कंजर्वेशन जिसको अपन बोलते हैं संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि संरक्षित बल। मैंने कैसे लिखा देखो, संरक्षित बल वहां लिखना चाहिए। खैर यहाँ देखो, संरक्षित बल का मतलब ये है प्यारे बच्चों, वो एग्जैक्टली जो मीनिंग निकलता है डेली लाइफ का, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले एक बार परिभाषा लिख लेते हैं कि ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य, जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो, पथ पर निर्भर नहीं करता हो, पथ पर निर्भर नहीं करता हो, केवल प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति समान, ये ब्रैकेट में। अर्थात सुनिए, यदि किसी वस्तु को बिंदु A से बिंदु B तक चित्रानुसार 2 या 3 अलग अलग पथों से ले जाया जाए और कार्य तीनों में
समान हो तो कार्य करने वाला बल संरक्षी बल होगा। सुनना मेरे प्यारे बच्चों, किसी बिंदु A से किसी बिंदु B तक जाना है किसी वस्तु को, तो पड़े हुए तो अवस्था कभी परिवर्तित होगी नहीं, उसको यहाँ से अवस्था परिवर्तित करके यहाँ तक पहुँचाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, अपने को बल लगाना पड़ेगा। अब बल लगाया तो वो बल कार्य कर रहा है। अब सुनना, एक बार इस वस्तु को इस रास्ते से ले गए यहाँ तक, ये है मार्ग 1, फिर एक बार उस वस्तु को सीधा सीधा लेके मान लो और बल वही लग रहा है पर एक रास्ता दूसरा आ गया, तो इसमें मान लो कार्य करना पड़ा W1 और इसमें कार्य करना पड़ा मान लो W2, और एक और रास्ता है वो मान लो ऐसे जाके ऐसे आके आया है, ये तीसरा पथ है, इसके अंतर्गत कार्य करना पड़ा W3। अगर तीनों में कार्य समान हो तो ये संरक्षी बल है। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, अगर ये है आपका उदयपुर और वो है आपका चित्तौड़, अगर अपन सीधा सीधा जाएंगे और अगर अपन थोड़ा घूम के जाएंगे और घूम के जाएंगे तो सर पेट्रोल बराबर थोड़ी चलेगा, कार्य जो है वो बराबर थोड़ी होगा। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो मैंने ये कही नहीं कि हमेशा बराबर होगा, अगर बराबर हो रहा है तो वो बल संरक्षी बल होगा। इसका मतलब सर वो जो बाइक वाला बल है क्या वो संरक्षी बल नहीं होता है? एग्जैक्टली, बाइक जो आपको खींच के ले जा रही है वो किसके विरुद्ध आपको कार्य करवा रही है? घर्षण बल के विरुद्ध करवा रही है, तो वो संरक्षी बल नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, इसकी एक और क्या परिभाषा होगी, अभी सुनना, अभी मैंने खत्म नहीं किया, मैं और भी इसके बारे में एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। दूसरा इसी के बारे में, संरक्षी बल के बारे में बात कर रहा हूं। यदि किसी वस्तु को आप लिखो ना, आप लिखो कि मैं थोड़ी लिख पा रहा हूं, आप लिखो, मतलब मैं लिख के फिर नहीं बता रहा हूं, आप लिखो, मैं बोल रहा हूं। यदि किसी वस्तु को संरक्षी बल के प्रभाव में, यदि किसी वस्तु को संरक्षी बल के प्रभाव में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तथा पुनः उस बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक किसी अन्य पथ के अनुदिश ले जाया जाए और परिणामी कार्य, हाँ संरक्षी बल लिखा है क्या देखना, अगर ऐसा लिखा है सुनना कि यदि किसी वस्तु को संरक्षी बल, ऐसा संरक्षी बल का वर्ड अभी आया है अगर, तो लिखना कि परिणामी कार्य शून्य होगा। और अगर संरक्षी बल का कहीं नाम ही लिया इस परिभाषा में तो आप लिखना कि यदि कार्य शून्य हो तो वो लगने वाला बल संरक्षी होगा, ऐसे लिखो। नहीं समझ में आया? परिभाषा सुनो फिर से। यदि किसी वस्तु को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाया जाए और पुनः बिंदु B से बिंदु A तक दूसरे मार्ग से लाया जाए और परिणामी कार्य यदि शून्य हो तो लाने ले जाने वाला बल संरक्षी बल होगा। और अगर मान लो, सुनना, यहां से ऐसे लिखना, और अगर मान लो मैंने परिभाषा ऐसे लिखाई कि यदि किसी वस्तु पर संरक्षी बल लगाकर, ऐसे लिखा है, यदि किसी वस्तु पर, सर क्या बात करते हो, आपको फाइनली लिखवाने को पड़ा, इससे बढ़िया लिखवा देते हैं। हाँ यार मैं क्या कहूँ, उम्र चक्कर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है दिमाग की। हाँ, यदि किसी वस्तु पर संरक्षी बल लगाकर बिंदु A से B तक ले जाया जाए और पुनः उस बिंदु से अन्य मार्ग से प्रारंभिक बिंदु तक लाया जाए, तो मैंने क्योंकि संरक्षी बल का नाम ले लिया है तो आपको फिर ये लिखना है, तो परिणामी कार्य शून्य होगा। अब देख लो आपको कौन सा वाला लिखवाया था, संरक्षित नाम लिया है तो आपको लिखना परिणामी कार्य शून्य होगा।
और नाम नहीं लिखा है तो ये लिखना है यदि परिणाम कार्य शून्य है तो लाने ले जाने वाला बल संरक्षी बल होगा। यानी कि यहाँ से देखो कि किसी वस्तु को A से B तक ले गए, इस रास्ते से कार्य करना पड़ा W1, फिर वापस से उस बिंदु से अपन ले आए, ये दूसरा पथ है, उसी प्रारंभिक बिंदु पर ले आए, तो ये है कार्य W2। तो W1 प्लस W2 दोनों मिला के जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि W1 जितने कार्य है परंतु माइनस ऑफ W2 है, पक्षांतर करने पे ये माइनस हो गया ना। इसका मतलब ये है कि अगर लाने में कार्य W1 हो रहा है तो वापस ले जाने में कार्य W1 जितना ही माइनस में हो रहा है। 5 जूल हमने खर्च किया, यहाँ पे अपने को उल्टा और 5 जूल मिल जाएगा, -5 जूल हो रहा है। तो ये सर मज़ा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं संरक्षी बल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सुनना, मज़ा आएगा आपको सुन के। कि सपोज ये कोई बॉटल है, सुनना, इस बॉटल को मैं गुरुत्व बल के विरुद्ध पकड़ के खींच रहा हूँ और मैंने यहाँ उठा दी। मैंने मान लो 10 जूल ऊर्जा खर्च की, 10 जूल कार्य किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि काश ये बॉटल ऑटोमेटिकली वापस आ जाए और मुझे वो 10 जूल वापस दे दे। तो क्या ये संभव है? क्या आपको लगेगा ये कोई सर बनने की दुकान थोड़ी किसी की कि हम कुछ वस्तु खरीद लाए, जूते लाए 500 रुपये के, अगले दिन वापस गए, या भैया वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे मुझे 500 रुपये वापस दे दो, जूते ये ले लो, तो मान जाए तो 500 रुपये आ जाएंगे और जूते हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी चल रहा है सर, यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है। क्या बात कर रहा हूँ, एक बार वापस बोल रहा सर, ध्यान से सुनना। आपने अपने ग्राउंड के अंदर जो होज बना हुआ है, पानी का होज, उसमें पानी पड़ा है, m द्रव्यमान का पानी, आपने बिजली खर्च की, मोटर चलाई और टंकी में भर दिया पानी, और बिजली का बिल आ गया मान लो 5 रुपये। आपने देखा यार मेरे पास तो 5 रुपये है ही नहीं, बिजली वाले को बोला एक काम करो यार, मैं पानी को बोल देता हूँ, ये पानी तू नीचे आ जा भाई, अपने पास बिजली है नहीं, फालतू में चले गए, तू नीचे आ जा और वो जो बिजली मैंने तेरे को दी थी वो मुझे वापस दे दे। और बिजली वाला बोल दिया तेरी बिजली पकड़, मैंने ना पानी चढ़ाया ना तेरा बिल आया। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण संरक्षी बल है। अरे सर कैसे बताओ, आप तो दिमाग की बत्ती जल ही नहीं रही है। मेरी बात सुनो, आप पानी चढ़ाने के लिए मोटर चलाते हो, नल खोलते पानी ऑटोमेटिक आता है, फिर से मोटर चलती है, वो तो सर ऊपर है तो ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक आके चुपके से नीचे आके ठहर जाता है कि नीचे किसी स्पीड के साथ आता है, स्पीड के साथ आता है, यानी उसके पास एक ऊर्जा है। अगर वहाँ पे मैं टरबाइन लगाऊं और नल खोल दूँ जोरदार वाला, तो जब वो पानी नीचे आएगा झटके से टकराएगा तो क्या टरबाइन घूम जाएगा? हाँ सर घूम जाएगा। तो क्या उससे विद्युत पैदा की जा सकती है? पता नहीं सर, लेकिन पैदा की जा सकती है। टरबाइन घुमा दिया मतलब इसके पास एक ऊर्जा है और वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। बड़ी बड़ी जो पावर प्लांट से वहाँ पे क्या हो रहा है, टरबाइन घुमा के विद्युत ऊर्जा पैदा की जा रही है। तो घर में भी, हालांकि उसके लिए सेटअप बहुत महंगा पड़ेगा, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। तो इसका मतलब मैंने जो कार्य किया है वो उसमें स्टोर है, वो संरक्षित हो गया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है। नहीं समझ में आ रहा? एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, सुनना। सपोज मेरे पास अभी ताकत है, मैंने यहाँ बोर्ड पर मुक्का मार दिया, तो मैंने ऊर्जा खर्च कर दी, मान लो 10 जूल ऊर्जा इसमें स्टोर हो गई। अब कुछ दिनों बाद मेरे पास ताकत नहीं है और मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार बोर्ड, जो मैंने तेरे को मुक्का मार के ऊर्जा दी थी, मेरे को ये बादाम काजू, जो भी काजू नहीं बादाम, ये फोड़नी है। अब मेरे हाथ में ताकत नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ 20 साल बाद, 100 साल बाद क्या तुम इस पर वो मुक्का यहाँ मार कर ये बादाम फोड़ सकते हो? आपको लगेगा ये क्या पागलपन चल रहा है सर, बोर्ड है ये, बोर्ड कोई आपके मुक्के को स्टोर करेगा क्या? नहीं करेगा, तो ये आपका संरक्षी बल नहीं है। तो सर और कौन स्टोर कर सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल स्टोर कर सकता है प्यारे बच्चों। कैसे कर सकता है बताना तो सर। सपोज यहाँ पे सपोज ऐसा एक क्लिप लग रहा है, या फिर यूँ समझ लिया कोई क्लिप नहीं है, मैंने ये बोतल उठाई, बोतल या कोई बहुत बड़ा भारी पत्थर, सोचना बहुत बड़ा भारी पत्थर उठा के यहाँ रखा और रस्सी से बांध दिया। आज मेरे पास ताकत है, भारी भरकम पत्थर मैंने बांध दिया, मैंने कार्य स्टोर कर दिया। देखना कैसे, आज से 80 साल बाद, कितने भी साल बाद मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास ताकत नहीं है और मेरे को कोई भी एक नारियल है उसका कचूमर बनाना है, तो मुक्का तो मैं मारना से रहा, मेरे पास ताकत ही नहीं है।
तो मैं इस पत्थर को कहूँगा कि पत्थर, मैंने तेरे पे कार्य खर्च किया था, क्या वो तुम वापस मुझे दे सकते हो? तो पत्थर बोलेगा, पत्थर जबान नहीं लेकिन बोलेगा फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार पत्थर कहेगा यस सर, आपने जो मेरे को रस्सी से बांध दिया एक बार खोल के तो देखिए। मैं नीचे नारियल रखूंगा, 100 साल निकल जाए, 1 लाख साल निकल जाए, जैसे ही वो रस्सी कटेगी पत्थर नीचे उसी झटके से आएगा। अब समझ में आएंगे आया, मेरा कार्य इतने साल बाद भी वहां पर स्टोर्ड है। किस वजह से? गुरुत्वीय बल की वजह से। तो गुरुत्वीय बल जो है वो एक संरक्षी बल है। हो माय गॉड सर, समझ में आ गया। आज मेरे पास ताकत है, मैं किसी को लात मार दूं, हाँ, कल को मैं लात मारने योग्य नहीं हूँ। हाँ, फुटबॉल है, मैं लात मार रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कुल मिला के यहाँ से फुटबॉल के लात मारना मेरा काम है, मान लो अभी आज मेरे पास ताकत है। मैं चाह रहा हूँ कि यही ताकत मेरे पास तब भी रहे जब मैं यहाँ नहीं रहूँ, मैं कहीं और चला जाऊँ और कोई आदमी कहे कि यार नहीं, यहाँ पे जो लात पहले मारी गई होगी, स्टोर की गई होगी, उसी से इस फुटबॉल को आगे धकेलना, कोई और नहीं आएगा। तो फिर या तो मुझे बुलाओ या फिर मैं कहीं और लात मार के चला जाऊँ, वहाँ पे वो लात वापस प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है यार सर? सुनना, अगर मैं क्या करूँ, वीडियो चालू है, इतना ज्ञान तो परोस रहा हूँ, लेकिन पता पड़ा कि वीडियो बंद हो गया। चालू तो है भैया, ध्यान से सुनना। अगर सोचो एक स्प्रिंग लग रही है और यहाँ एक प्लेट और यहाँ एक छोटा सा क्लिप भी है, क्लिप नीचे हो जाता है, वापस ऊपर हो जाता है, और यहाँ पे एक बटन भी है, सुनना, और ये अच्छा सा दीवार और बोर्ड टाइप का एक हैवी इंस्ट्रूमेंट। मैंने जोरदार लात मारी और ये झटके से ये प्लेट नीचे तक, झटके से प्लेट गई धड़ाक, जैसे ही अंदर तक दबी ये क्लिप नीचे होके वापस आ गया। यानी कि अब क्या हो गया है, सुनना प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये स्प्रिंग खतरनाक वाली दब गई और प्लेट यहीं अटक गई है क्लिप की वजह से। अब मैं चला गया यहाँ लात कि स्प्रिंग, मैं तो आज जा रहा हूँ कहीं बाहर, जयपुर जा रहा हूँ मैं, कल फुटबॉल को लात मारनी होगी, मैं आज तेरे को लात दे के जा रहा हूँ मेरी, क्या तुम कल मार दोगी? तब ये बोलेगी यस सर, ऑब्वियसली आपकी लात सिर आंखों पर, मेरे अंदर स्टोर हो गई वो लात, वो बल, वो कार्य। अब जैसे ही मान लो फुटबॉल पे लात मारनी थी, मेरी लात वहाँ पे है नहीं क्योंकि ये तो मेरे साथ आ गई जयपुर, है ना। अब उस फुटबॉल को बोलेंगे कि सर के चरण यहाँ लगे हुए हैं, तो यूँ मान लो ये सर के चरण है, यहाँ पर रख दी फुटबॉल और क्लिप को बटन से हटाया, स्प्रिंग खटक से इसको वापस से झटका मारेगी। तो स्प्रिंग में कोई जान तो थी नहीं, सजीव तो है नहीं, निर्जीव है, इसने लात कैसे मार दी? इसके पास बल कहाँ से आया? इस अवस्था में तो बल नहीं आ रहा था, पहले तो नहीं आ रहा था, अब भी बल कहाँ से आ गया? ये कंप्रेस हो गई, किसकी वजह से? मेरी वजह से। यानी मैंने जो इस पर कार्य किया वो स्टोर्ड है, वो आज लो, कल लो, परसों लो, कभी भी लो, जैसे इसको कनेक्ट करूँगा तुरंत मार देगी। इसका मतलब स्प्रिंग बल जो होता है वो एक संरक्षी बल होता है। क्या होता है? संरक्षी बल होता है। आपको अब मामला अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? चीज़ समझ में आ रही है? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, मुझे थम्सअप भेजना, कोका कोला थम्सअप, वो वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये ग्रुप में डालना मेरे को, ठीक है। तो अपन संरक्षी बल के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब असंरक्षी बल के बारे में आपका होमवर्क है, आप लिखोगे, मैं नहीं लिख पाऊंगा। एक मिनट रुकिए। संरक्षी के उदाहरण पहले लिख लीजिए। उदाहरण, 2 उदाहरण तो मैं बता चुका हूं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा स्प्रिंग बल, ऑब्वियसली स्प्रिंग बल, तीसरा स्थिर विद्युत बल यानी कि कूलाम बल। स्थिर, 2 आवेशों के मध्य जो लगता है ना वो स्थिर विद्युत बल यानी कि कूलाम बल। प्लस प्लस माइनस माइनस याद है? प्लस प्लस और माइनस माइनस समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, कुछ 6ठी 7वीं में पढ़ा होगा, और विपरीत प्रकृति का आवेश आकर्षित करते हैं, बिल्कुल वैसे। और लास्ट है चुंबकीय बल। हाँ, एन ध्रुव एस ध्रुव कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, तो चुंबकीय बल। तो ये 4 उदाहरण हो गए हैं, मेरे ख्याल से ये 4 उदाहरण काफ़ी है। असंरक्षी बल के बारे में आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे, फिर नोट करेंगे और मुझे भेजेंगे। आपका होमवर्क कैसे है ग्रुप में भेजेंगे, हेडिंग डालेंगे असंरक्षी बल, यहाँ पे लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
ठीक है। और क्या जो परिभाषा लिखी एज इट इज उसका उल्टा करना है कि यदि किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश ले जाया जाए और कार्य का मान सब पथों में अलग अलग आए या समान नहीं हो तो वह असंरक्षी बल कहलाएगा। डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना सा लिख देना, ठीक है। या फिर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दूसरे रास्ते से या भले उसी रास्ते से वापस से पहले वाले बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य न हो, कार्य शून्य, यहाँ पे कार्य शून्य था अभी और असंरक्षी में आ जाएगा, कार्य शून्य न हो तो बल असंरक्षी बल होगा। और असंरक्षी बल के उदाहरण आप लिख लेना, नंबर 1 घर्षण बल है और दूसरा है शानी बल है। ये कौन सा बल है सर? ये आएगा, आप टेंशन मत लो। घर्षण बल एक चैप्टर आया था ना, शान बल भी एक चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण बल भी एक चैप्टर है, स्प्रिंग बल हम बीच में किसी एक ही चैप्टर में पढ़ लेंगे, और स्थिर विद्युतिकी ये पूरा चैप्टर है, ये 12वीं में आएगा। और चुंबक बल एक चैप्टर, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, ये ठीक ठाक चैप्टर है, ये तो एक चैप्टर का छोटा पार्ट है और ये बहुत छोटा चैप्टर है। घर्षण बल एक चैप्टर है जो अपन पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, आई होप आप इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने कार्य के बारे में आज पूरी चर्चा की विस्तार से। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा या नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए कल अपन इसके बारे में और चर्चा करते हुए इस पर कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन बाद की चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतने काफ़ी। कोई डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर देना।